फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री साल पीवीसी। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमने अपना राइस कल्टीवेशन मैच कल्टीवेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो बीच में काफी समय से क्लासेस नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी आज हमारा जो कल्टीवेशन है ज्वार का रहने वाला है, और अब आगे से आपको प्रॉपर वे में क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ज्वार कल्टीवेशन आज हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नई पता चलेगी आज के इस लेक्चर में, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। अगर ऐसा आपको कुछ रियल में लगे तो अकाउंट में जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वार। ज्वार को हम सोरगम भी कहते हैं, जिसको इसका बोटेनिकल नेम की अगर बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है सोरगम बाइगला। बोटेनिकल नेम इसका सोरगम बाइकलर होता है। बोटेनिकल नेम के आगे कई बार आपने देखा होगा कि एल लिखा रहता है। तो इस एल का मतलब होता है कि जो भी आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति दी थी, वो कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट ने दी थी। तो उन्हीं के नाम के जो है ये आपका एल यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब हम बात करें अगर फैमिली की, तो फैमिली इसकी होती है पोएसी, जिसको हम गेमिनी भी कहते हैं। और क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 20, यानी 20। और यहीं पर अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन प्लेस जो है वो होता है अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका भी कह सकते हैं। और अगर पॉलिनेशन की बात करें तो यह एक ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी हमारी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सोरगम आपकी जो क्रॉप होती है वह शॉर्ट डे लेंथ क्रॉप होती है। शॉर्ट डे लेंथ का मतलब हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, शॉर्ट डे लेंथ और लॉन्ग डे लेंथ क्या होता है। तो ये शॉर्ट डे लेंथ क्रॉप होती है सोरगम आपकी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो सोरगम जो हमारा है सी फोर प्लांट होता है। सी फोर प्लांट सी थ्री प्लांट के बारे में अलग से हमने एक लेक्चर लेंगे, जिसमें आपको अच्छे से बताएंगे सी थ्री सी फोर प्लांट क्या होते हैं। तो शॉर्ट प्लांट है, सी फोर प्लांट है। अगर इसके हम अदर नेम की बात करें कि सोरगम या ज्वार को और क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैमल मिलेट। कैमल मिलेट या कैमल मिलेट के अलावा इसे ग्रेट मिलेट भी कहते हैं। ग्रेट मिलेट। कई बार आपके एग्जाम में ये ज्वार या सोरगम ना देकर कैमल मिलेट या ग्रेट मिलेट भी पूछ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सीरियल में सॉरी सोरगम को किंग ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है। मिलेट्स का राजा किसे कहते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आपका है सोरगम। ये चीज भी आप अच्छे से याद रखना। यहीं पर अगर हम बात करें टेस्ट वेट, टेस्ट वेट हमने पहले ही बताया था कि 1000 जो ग्रेन होते हैं उनका वजन कर लिया जाता है, जो भी आता है उसको हम टेस्ट वेट कहते हैं। तो टेस्ट वेट इसका होता है 25 से 30 ग्राम, यानी 1000 दानों का वजन अगर लिया जाए तो आपको 25 से 30 ग्राम निकलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें आपका कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने से पहले और चीजें आप देख लीजिए कि जो हमारी सोरगम है वह हाईएस्ट ड्रॉट एडाप्टेशन कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब सोरगम हमारी ऐसी क्रॉप है जो कि ड्रॉट कंडीशन में, सूखा कंडीशन में, सेलेनिटी के कंडीशन में, ड्रॉट सेलेनिटी और एल्केलिनिटी भी आप यहाँ पर कर लेना। अगर सूखा है या पानी कम उपलब्ध है या सॉइल हमारी सेलाइन है, एल्केलाइन है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो सोरगम है अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसीलिए इसको हम किंग ऑफ मिलेट्स भी कहते हैं। तो ये चीजें आप अच्छे से लिख लेना। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर, यहीं पर अगर बात की जाए कि फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं, तो फ्रूट टाइप या ग्रेन को कहते हैं कैलियोप्सिस। मैंने पहले ही बता रखा है जितनी भी सीरियल्स हैं सभी के फ्रूट टाइप कैलियोप्सिस होता है। और इसी के साथ अगर आपका बात की जाए कि इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं,
फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं हेड या पेनिकल, पेनिकल और हेड। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट करते रहेगा, क्योंकि ये सभी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहीं पर बात करें सोरगम सिकनेस, सोरगम में एक आपकी कंडीशन पाई जाती है, सोरगम सिकनेस जिसे कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, 25% नाइट्रोजन आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है सोरगम के केस में या सोरगम की क्रॉप में। तो या सोरगम की जो अगली क्रॉप लगाते हैं, सोरगम लगाने के बाद जो अगली क्रॉप लगाते हैं, तो उसमें आपको 25% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो सोरगम सीक्वेंस होता क्या है, इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। जो सोरगम हमारा होता है, इसको स्मूदर क्रॉप भी कहा जाता है। तो स्मूदर क्रॉप होता क्या है, स्मूदर क्रॉप क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी अभी हम बात करते थे। स्मूदर क्रॉप, सोरगम को स्मूदर क्रॉप कहते हैं। स्मूदर क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि सोरगम की जो जड़ें होती हैं वो एक बायो हर्बिसाइड टॉक्सिक एलेलोपैथिक केमिकल रिलीज करती है, जिसका नाम होता है आपका सोरगो लियोन। और ये क्या करता है, जो भी आपके अदर वेजिटेटिव प्लांट्स या बीड्स होते हैं उनको सप्रेस करता है या उनको मारने का काम करता है, दबाने का काम करता है। तो इसीलिए इसको हम स्मूदर क्रॉप कहते हैं। तो ये केमिकल आप जरूर याद रखिए, बायो केमिकल आपका रिलीज होता है सोर्गो लियोन। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहीं पर अगर हम बात करें तो सोरगम को एग्जॉस्टिव क्रॉप भी कहते हैं, एग्जॉस्ट एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि सोरगम की रूट्स जो है वो ज्यादा डीपर लेयर तक पेनिट्रेट करती हैं, और ये नाइट्रोजन का ज्यादा से ज्यादा यूज करती हैं। और मैंने पहले बताया है सोरगम सीक्वेंस पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा देनी पड़ती है। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप होती ही वही है जो कि नाइट्रोजन का ज्यादा लॉस करती है। तो आपका जो सोरगम है वह एग्जॉस्टिव क्रॉप कहलाती है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें आपका एनसीसीएल, जिसको हम धूरिन भी कहते हैं। तो सोरगम के केस में आपका एचसीएन या धुरिन पाया जाता है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बनता कहाँ पर है और एक्यूमुलेट कहाँ पर होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस की, कि आप बनता कहाँ पर है और एक्यूमुलेट कहाँ पर होता है, तो सोर्गोलियन जो है आपका रूट में बनता है, यानी कि जड़ में, और पत्ती में एक्यूमुलेट होता है। तो रूट में बनता है, पत्ती या लीफ में एक्यूमुलेट होता है। और अगर टॉक्सिक लिमिट पूछी जाए आपसे कि कितना मात्रा में होना चाहिए तब वो टॉक्सिक होगा, तो अगर मोर देन 200 ppm है, दो 200 ppm से अगर ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाएगी पौधे में, तो आपका टॉक्सिक होता है। इसीलिए हम सोरगम को किस अवस्था पर, जब जो है शुरुआती स्टेज पर हम नहीं खिलाते हैं, और ये 35 से 40 दिन की स्टेज पर बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होता है आपका एलसीएल या धुरिन का। तो जब 50% फ्लावरिंग हो जाती है आपकी सोरगम के केस में, सोरगम के क्रॉप में जब 50% फ्लावरिंग हो जाती है, तो उस अवस्था पर जो एलसीएल है इसकी मात्रा कम हो जाती है, तब हम पशुओं को काट कर सोरगम को अच्छे से खिला देते हैं। तो आई होप ये सभी चीजें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बात करेंगे आपकी कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके संबंधित है सोरगम से। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला आपका आ जाता है ASMIP, जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एसिडरेटेड सोरगम ऑन एसिडरेटेड एसिडरेटेड sorghum and millet improvement
प्रोजेक्ट, ये चलाया गया था 1962 में। एसिलरेटेड सोरगम एंड मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आपका 1962 में चलाया गया था। इसके बाद अगर बात करें आपका AICSIP, जिसका आपका फुल हो जाएगा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरगम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, आप उसको लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूँ, कहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरगम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आपका चलाया गया था 1969 में या 1969 में चलाया गया था। और 1970 में 1969 में न्यू दिल्ली में चलाया गया था। 1969 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1970 में इसको जो है IARI रीजनल स्टेशन हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया था 1970 में। तो ये भी आप लिख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें NRC फॉर सोरगम कहाँ पर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम, तो NRC फॉर सोरगम आपका हैदराबाद में है और ये 1987 में शुरू किया गया था। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ये कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट थे हमारे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। इसी के साथ अगर हम एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें हमारा, जो कि है टिकरी सेट, जो कि जो ड्राई डेड क्रॉप्स या एरियाज के ऊपर काम करता है, जिसका प्रोग्राम आपका होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। तो ये भी चीज आप अच्छे से याद कर लेना, ये भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रेन कंपोजिशन की, ग्रेन में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम यहीं पर बात करें फैट की, तो 20% फैट पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन कंटेंट होता है 10 to 12%, प्रोटीन 10 to 12%। और यहीं पर इसमें आपका लाइसिन, एमिनो एसिड और ल्यूसिन जो है, सॉरी ल्यूसिन नहीं, ल्यूसिन एमिनो एसिड, इसी के साथ यहाँ पर ल्यूसिन एमिनो एसिड आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अगर बात करें नियासिन और ट्रिप्टोफेन, तो नियासिन ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड जो होता है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा मात्रा में कोई सोरगम यूज करता है तो उसको पेलग्रा डिजीज हो जाती है। तो ये भी आप लिख लेना। यहीं पर अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में फर्स्ट हमारा इंडिया है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में आपका सेकंड है इंडिया, और प्रोडक्शन में फर्स्ट आपका USA आता है। यहीं पर अगर हम एरिया की बात करें इंडिया में, तो इन इंडिया अगर बात किया तो इंडिया में महाराष्ट्र के पास आपका एरिया प्रोडक्शन ज्यादा है। यहीं पर अगर बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में बेसिकली आपका वार्म क्लाइमेट चाहिए होती है, क्योंकि ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो आप कह सकते हैं हॉट एंड वार्म क्लाइमेट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात कर ली जाए, तो एवरेज टेम्परेचर आपको चाहिए होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड। और यहीं पर अगर हम बात करें आपकी सॉइल की, तो सॉइल आपकी जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल या वर्टी सॉइल आपकी जो सॉइल होती है, वो आपकी इसके लिए अच्छी रहती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी अच्छी रहती है ज्वार कल्टीवेशन के लिए। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले लैंड प्रिपरेशन की, तो लैंड प्रिपरेशन में आपको पता ही होगा कि पहली प्लाइंग करेंगे भाई, प्लाऊ जैसे एमबी प्लाऊ हो या कोई सा भी प्लाऊ, यानी हल से करेंगे। इसके बाद 2 से 3 बार रोटावेटर या हैरो चलाएंगे, इसके बाद पाटा लगा देंगे, आपका फील्ड जो है ग्राफ की सोई के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेराइटीज के बारे में, तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी आपकी जो होती है CSH1, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। यही पर अगर हम बात करें मेन स्टेरॉइड वैरायटी, तो मेन स्टेरॉइड वैरायटी जो होती है कंबाइन काफिर 60,
ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है वैरायटी। इसी के साथ अगर बात करें सेलेनिटी या एल्केनिटी टॉलरेंट वैरायटी, तो आपकी होती है CSH9। और अगर हम बात करें कि रवि ज्वार जो आपकी मेनली महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है, तो वो भी आप अच्छे से याद रखना। रवि ज्वार की अगर हम वैरायटी के बारे में बात करें, तो रवि ज्वार की आपकी वैरायटी हो जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसमें आपका हो जाएगा। रवि के बाद बात में करेंगे, पहले हम करते हैं डुअल पर्पज। तो ऐसी कौन कौन सी वैरायटी है जो कि डुअल पर्पज वाली वैरायटी है, तो डुअल पर्पज में आपका आता है CSS30। यहीं पर अगर हम बात करें क्वार्टर पर्पज यानी चारे वाली, तो उसमें MP चली आ जाता है, MP चली, जो कि चरी के लिए यूज की जाती है, क्वार्टर यानी चारे के लिए यूज की जाती है। यहीं पर आपकी आ जाती है पूसा चरी, MP चरी व पूसा चरी। तो ये वैरायटी आप अच्छे से याद कर लेना। अगर इसके अलावा भी वैरायटी आपसे पूछ ली जाए, तो उसमें आप CSH1 के बाद 5, 6, 9 इस प्रकार से कई सारी वैरायटी होती है। अगर अदर पूछ लिया जाए या और भी लिखनी हो, तो CSH1, CSH5 और CSH9 इस प्रकार से काफी लंबी सीरीज होती है इसकी। तो ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। वैरायटी जो हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड और मेन स्टेराइड, ये जो वैरायटी ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी थी, तो इनको आप अच्छे से लिख लेना। और अगर हम pH की बात करें, तो pH आपका वही 6.5 to 7.5 बेटर रहता है सोलर कल्टीवेशन के लिए। अब अगर हम बात करें आपका वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आपको पहले से पता है कि 100 से 120, 60 व 50 kg पर हेक्टेयर NPK देते हैं। मतलब नाइट्रोजन 100 से 120, फास्फोरस 60 या 50 से 60 और पोटास 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से देते हैं आपका न्यूट्रिएंट के लिए। और यहीं पर अगर हम बात करें, तो ये आपको मेडिकल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिकेटर प्लांट फॉर फास्फोरस या फास्फोरस के लिए सेंसिटिव क्रॉप कौन सी, या जो ज्वार है किस न्यूट्रिएंट के प्रति सेंसिटिव है, तो आपका हो जाएगा फास्फोरस। और जो हम पोटास और फास्फोरस की डोज देते हैं, वह सोइंग के समय बेसल डोज के रूप में दे देते हैं। और जो नाइट्रोजन है, इसको स्प्लिट में कई बार में थोड़ी थोड़ी करके देते रहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की, और जब भी आप कल्टीवेशन लिखें, तो ये चीज जरूर लिख दीजिएगा कि द न्यूट्रिएंट अप्लाइड अकॉर्डिंग सॉइल टेस्टिंग। और अगर हमारी सॉइल टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड जनरल डोज दी जाती है, वो हम देते हैं। तो ये चीज आप जरूर मेंशन कर दीजिए जब भी आप कहीं एग्जाम में रिटन एग्जाम देते हैं। बात करें यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट में हमारा 450 से 650 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी सोलर के लिए। बाकी एज पर दी रिक्वायरमेंट हम इरिगेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये आपका हो गया वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में जो ब्रॉडली वीड का जाते हैं, अगर सबसे मोस्ट सीरियस इसका आपसे पूछा जाए, मोस्ट सीरियस वीड जो कि कंपैरेटिव एग्जाम में कई बार पूछा था, तो आपका हो जाएगा स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जिसको हम विच वीड के नाम से भी जानते हैं। स्ट्राइगा विच वीड जो होता है, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीड माना जाता है। और स्ट्राइगा जो होता है, तो ये आपका सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट वीड होता है जो आपका। यहीं पर अगर हम बात करें कि स्ट्राइगा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए पहली बात तो स्ट्राइगा ब्रॉड लीफ वीड होता है, ये भी आप लिख लेना। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्राइगा डिटोरा, या स्ट्राइगा जो होता है इसमें आपका BLB, इसका मतलब ब्रॉडली वीड होता है, आप लिख लेना। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन मेलेरियल ग्राफ के साथ ग्रो कर सकते हैं, सनहेम या लोबिया के साथ इसकी हम कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग। और इसके साथ हम क्या करते हैं,
जो आपका प्री इमर्जेंस टेट्राजीन @ 1 kg AI पर हेक्टेयर, 1 kg AI पर हेक्टेयर की दर से हेट्राजीन को हम डाल देते हैं, या 2,4-D को भी डाल सकते हैं, और पेंटीमेथ्रिन को भी है जिसमें यूज करते हैं, और क्रॉप रोटेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में ग्रीन मैन्योर क्रॉप या सनैम के साथ उगा देते हैं, कॉटन या लोबिया के साथ इसको ग्रो कर देते हैं। तो क्या होता है, स्ट्राइकर पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो ये हमारा जाएगा ग्रीन मैनेजमेंट में। इसके साथ अगर बात करें अपनी सीड रेट की, तो ग्रेन पर्पस के लिए अगर हम सीड रेट पूछें, तो ग्रेन पर्पस के लिए सीड रेट आपकी रिक्वायर होती है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर हम फॉर्डर पर्पस के लिए आपसे सीड रेट पूछें, तो फॉर्डर पर्पस के लिए जो हमारी सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है वह मेनली होती है 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी अगर चारे के लिए उगा रहे हैं 40 से 45 किलोग्राम, दाने के लिए उगा रहे हैं तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद अब हम बात करेंगे आप स्पेसिंग के बारे में। तो स्पेसिंग रहती है 45 से 12 सेंटीमीटर, ये रो टू रो और ये प्लांट टू प्लांट में। तो ये आपकी स्पेसिंग रखी जाती है। अगर रूट सिस्टम की बारे में बात करें तो फाइब्रस रूट सिस्टम पाई जाती है, और इसी के साथ में सपोर्टिंग रूट जो निकलती है वो भी पाई जाती है, जो कि जो निचला इंटरनोड होता है वहां से आपकी निकलती है। और यही पर अगर हम बात करें आपकी सीड सोइंग की या सोइंग टाइप की बुआई कब करेंगे, तो बुआई आपको पता है खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो मेनली इसकी जो बुआई की जाती है वह जून के लास्ट वीक से जुलाई में की जाती है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जून टू जुलाई, जून टू जुलाई इसकी सोइंग की जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपकी, तो अब हम बात करने वाले हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो हमारी रह गई है। तो सुसाइडल जर्मिनेशन पाया जाता है जो कि सोरघम में स्ट्राइगा से संबंधित है, और सुसाइडल जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रॉप रहती है आपकी कॉटन। तो जब कॉटन को हम सोरघम के साथ ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉटन जो है हमारा एक स्टिमुलेंट सीक्रेट करती है, और जो है क्या करता है कि स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है या स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को होने से रोकता है, जिससे वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है और खुद में ही मर जाता है। तो इसको ही सुसाइडल जर्मिनेशन कहते हैं, जो कि कॉटन की वजह से होता है और स्ट्राइगा में देखने को मिलता है, जो कि सोरगम के जो है मेन खरपतवार है। तो ड्यू टू कॉटन होता है, और अगर पूछ लिया किसमें होता है तो होता है आपका स्ट्राइगा में। तो स्ट्राइगा में सुसाइडल जर्मिनेशन आपका देखने को मिलता है कॉटन की वजह से। तो ये आप नोट कर लेना। इसके साथ अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग की जाती है जब भी आपका 20 to 25% मॉइस्चर आपका प्लांट में रह जाए, बाकी और सूख जाए, येलो कलर का दिखने लगे आपका प्लांट, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर स्टोरेज की बात करें तो ज्वार को 10 to 12% मॉइस्चर पर स्टोर करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ईल्ड की, तो 2.5 से 3.5 2.5 to 3.5 टन पर हेक्टेयर ईल्ड होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 25 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर हम बात करें इंसेक्ट मैनेजमेंट की, तो इंसेक्ट में आपका आता है सूट फ्लाई, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है एथेरिगोना सोकाटा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका डेड हार्ट बनाता है, डेड हार्ट। मैं ज्यादा आपको थियरी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेरा पढ़ाने का मेन पर्पज है। तो डेड हार्ट बनाता है आपका, और जो स्टेम बोरर होता है ये भी आपका डेड हार्ट बनाता है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है काइलोपार्डेटस। तो ये आपके इंसेक्ट हो गए। इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए मैलाथियान या फोरेट, आपके कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड आते हैं जिनको आप स्प्रे करके आप इनको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपका डिजीज मैनेजमेंट के बारे में, तो डिजीज में आपका सबसे पहला आता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसका आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पेरिनोस्टेरोस्पोरा और स्पोरेसोडी। तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा आपका होता है रस्ट, तो इसका होता है
पक्सीनिया परफ्यूरिया। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला हम क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरा है डीप फ्लोइंग समर सीजन में कर सकते हैं, तीसरा क्या कर सकते हैं कि हम जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको थिनिंग करके फील्ड से अलग कर सकते हैं, और चौथा हम जो भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं जोटोबैक्टर के साथ 250 ग्राम मात्रा के साथ 10 kg सीड आप सीड ट्रीट कर सकते हैं, और इसी के साथ हम डाइथेनियम 45 की 0.2% मात्रा को भी पर हेक्टेयर की दर से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कल्टीवेशन ऑफ सोटा कंप्लीट हो गई है। और एक चीज और याद रखना आप, जब भी हम ट्रूपोडी डालते हैं तो क्योंकि हमारा ट्राइगा ब्रोड बीड होता है तो उसके लिए ट्रूपोडी यूज करते हैं। तो ट्रूपोडी के यूज करने से इसकी इंजरी की वजह से एक डिजीज हमारी हो जाती है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, तो उसको भी आप याद कर लेना, जिसे कहते हैं बगी व्हिपिंग। बगी व्हिपिंग BUGGYWHIPING। बगी व्हिपिंग डिजीज हो जाती है जो कि ट्रूपोडी की इंजरी के कारण होती है। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लेना। बाकी आई होप आपको बहुत सारी चीजें आज नई जानने को मिली होगी। सोरगम सिकनेस के बारे में हम आगे सही से बात करेंगे कि क्या होता है प्रॉपर, क्योंकि उसको समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए होगा। तो ये कल्टीवेशन आप कर लेना, इसके बाद मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।